जय महाकाल दोस्तों, मैं योगी भक्ति रत्ना लव एंड यूनिटी भारत से। सोल यहाँ आई है एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए, उन अनुभवों से लेसन लर्न करने के लिए, सीखने के लिए और इवॉल्व होने के लिए और एंजॉय करने के लिए। तो ये करते वक्त आत्मा कई लाइफ टाइम्स चेंज करती है। कई लाइफ टाइम्स में जब वो शरीर को धारण करती है तो बहुत सारे कर्म करती है। अगर उन कर्मों से आत्मा डिटैच नहीं हो पाई तो वो कर्म अगली लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर किसी आत्मा ने एक लाइफ टाइम में चीटिंग का कर्मा एक्सपीरियंस किया तो और उस चीटिंग के इमोशन को वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाई, उस इमोशन से डिटैच नहीं हो पाई, तो वो कर्मा अगली लाइफ टाइम में उस आत्मा के साथ फॉरवर्ड हो जाता है। शरीर समाप्त होता है लेकिन आत्मा उस कर्म को लेकर आगे बढ़ती है। अगली लाइफ टाइम में फिर से वो आत्मा उसी एक्सपीरियंस को फिर से जीती है। जैसे उसी इमोशन को वो फिर से एक्सपीरियंस करेगी। अब वही कर्मा उसको फिर से जीना होगा, फिर से उस हर्ट को, पेन को जीकर उसको वो कर्मा रिलीज करना होगा। लेकिन अगर उस लाइफ टाइम में भी वो उस कर्मा को, उस इमोशन को पूरी तरह से जी नहीं पाई तो वो अगली लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो इस तरह से कर्मा की साइकिल चलती रहती है। तो इसी से रिलेटेड एंसेस्टर कर्मा भी होते हैं। जैसे एंसेस्टर कर्मा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कैरी फॉरवर्ड होते चले जाते हैं। एक पीढ़ी में अगर कोई भी इशू है जो उस पीढ़ी के आत्मा हील नहीं कर पाए तो वो इशू, वो पैटर्न अगली पीढ़ी में फॉरवर्ड हो जाता है। वो कोई भी इशू हो सकता है, अबेंडनमेंट इशू हो सकते हैं, मनी ब्लॉकेजेस का इशू हो सकता है, या फैमिली कॉन्फ्लिक्ट का इशू हो सकता है, एंगर का इशू हो सकता है, या फिर चीटिंग का इशू हो सकता है, ह्यूमिलेशन का इशू हो सकता है, एडिक्शन का इशू हो सकता है। ये कोई भी पैटर्न या इशू हो सकते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बार बार रिपीट होते चले जाते हैं। इसी को एंसेस्टर कर्मा का पैटर्न कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण से देखिए, अगर आपकी दादी या परदादी ने, एक उदाहरण लीजिए कि दादी या परदादी ने एक चीटिंग के एक्सपीरियंस को, चीटिंग के इमोशंस को एक्सपीरियंस किया। मतलब उनको किसी ने चीट किया और वो उस लाइफ टाइम में जिन्होंने ही उनको चीट किया उनको वो अगर माफ़ नहीं कर पाई और उस इमोशन को वो रिलीज़ नहीं कर पाई, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाई और उस सिचुएशन से, उस इमोशन से, उस इवेंट से वो बाहर नहीं निकल पाई और उन्होंने पूरी लाइफ टाइम उसके प्रति ग्रजेस होल्ड करके अगर रखे हैं तो वो अगर मृत्यु भी हो जाए तो उनकी मृत्यु के बाद भी वो शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा उस इमोशन को लेकर आगे बढ़ती है। तो इस तरह से वो इमोशन अगली लाइफ टाइम में उनके साथ आगे बढ़ जाता है, या फिर वो उनकी पीढ़ी में आगे बढ़ जाता है, उनके एंसेस्टर लीनेज में वो आगे बढ़ जाता है। तो ये अगली पीढ़ी में भी वही चीटिंग का इशू उनके साथ अगली पीढ़ी के साथ रिपीट हो सकता है। तो इस तरह से एंसेस्टर कर्मा काम करता है। तो एंसेस्टर कर्मा में अगर किसी ने भी उस पैटर्न को हील करने की चॉइस की कि मैं इस पैटर्न को हील करूँगी या करूँगा, ऐसा किसी ने तय किया, चॉइस की, तो वो हील करके उस पैटर्न को पूरी तरह से एंसेस्टर लीनेज से रिलीज कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो वो पैटर्न अगर
हम जब खुद पे काम करते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो हम हमारे भीतर के कई सारे पैटर्न्स को, इश्यूज़ को इनर वर्क के टूल्स और टेक्निक्स के माध्यम से रिलीज करते जाते हैं और न्यूट्रलाइज करते जाते हैं। अब हम इस तरह से हमारे ही पैटर्न रिलीज नहीं करते, तो हम पिछले 7 पीढ़ी के पैटर्न को रिलीज करते हैं और अगले 7 जनरेशन की हीलिंग भी उसमें शामिल हो जाती है। जब हम खुद पे काम करते हैं, खुद का इनर वर्क करते हैं, तो एक तरह से हम हमारे एंसेस्टर की भी हीलिंग करते हैं और अगले 7 जनरेशन की भी हीलिंग करते हैं। तो जैसे एक उदाहरण से जानिएंगे कि पिताजी का जो प्रॉपर्टी होती है वो जैसे आगे बढ़ती है, वैसे ही पिताजी का ऋण भी आगे बढ़ता चला जाता है। तो उसी तरह से हमारे भीतर जो इमोशंस है, इश्यूज है, पैटर्न्स है, बिलीव्स है, तो वो सब जो है वो हम अगली पीढ़ी में फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। अगर इस पूरे लीनेज में किसी एक ने भी इनर वर्क स्टार्ट कर दिया और हीलिंग स्टार्ट की, तो वो खुद भी उस इशू से फ्री हो जाते हैं और पिछले और अगले सभी पीढ़ियों को वो उस इशू से फ्री कर पाते हैं। इसीलिए इनर वर्क बहुत ज़रूरी है। योगस्व।